दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे संसद की कार्यवाही, प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो देखिए जो प्रोसीडिंग्स होती है इसका जो टाइम पीरियड होता है देख लीजिए, 11 बजे से शुरू होता है। संसद की जो सीटिंग होती है वो 11 बजे से शुरू होती है। 11 बजे से लेकर 12 बजे तक का जो टाइम होता है उसे क्वेश्चन आवर कहते हैं, इसे प्रश्नकाल कहते हैं। और 12 बजे से जो 1 बजे तक का समय होता है उसे शून्यकाल कहते हैं, जीरो आवर कहते हैं। तो जो जीरो आवर है उसका जो पार्लियामेंट है उसमें मेंशन नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये मीडिया की देन है। उसके बाद 1 बजे से 2 बजे तक का जो समय होता है वो लंच के लिए होता है, और उसके बाद 2 बजे से 6 बजे तक इसमें चर्चा होती है और विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव लाए जाते हैं और उस पर चर्चा होती है। ठीक है, तो जितना बवाल होता है ना, जितना कांड होता है वो सब शून्यकाल में मुख्य रूप से होता है, क्योंकि प्रश्नकाल में जो भी प्रश्न पूछने होते हैं उसको 10 दिन पहले से सूचना दिया जाता है, नोटिस दिया जाता है, उसके बाद उनको पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें कभी भी कोई भी खड़ा होकर के पूछ सकता है। तो चलिए इसको हम डिटेल में देखते हैं। जो संसद सत्र के दौरान प्रत्येक कार्य दिवस एक अधिवेशन कह, जो एक कार्य दिवस होता है उसको हम क्या कहते हैं, मीटिंग कहते हैं, अधिवेशन कहते हैं। और इसको दो तरह से 2 सीटिंग होती है। एक फर्स्ट सीटिंग होती है जो 11 बजे से शुरू होती है और लंच तक चलती है। ठीक है, तो 1 बजे लंच होती है, तो यहां से शुरू होकर के ये यहां 1 बजे तक चलती है, 11 बजे से 1 बजे तक। ठीक है, जो दूसरी जो बैठक होती है, सेकंड सीटिंग होती है, ये लंच के बाद से शुरू होती है, यानी कि 2 बजे से शुरू होती है और तब तक चलती रहती है जब तक कि पीठासीन अधिकारी जो होता है वो इसको स्थगित न कर दे। तो पीठासीन अधिकारी सब में अलग अलग होते हैं। जैसे अगर राज्यसभा की बात करें तो वहां पे कौन होता है, राज्यसभा का सभापति जो कि वाइस प्रेसिडेंट होता है। और अगर संसद की बात करें तो वहां पे कौन होता है, स्पीकर होता है। तो जो पहला होता है समय, जो प्रश्न काल होता है, क्वेश्चन आवर होता है। ठीक है, तो ये पहला जो घंटा होता है संसदीय कार्य दिवस का, जैसे कि 11 से 12 बजे के बीच में होता है, तो ये कहलाता है प्रश्नकाल। और ये प्रश्नकाल में अगर किसी को प्रश्न पूछना है तो 10 दिन पहले उन्हें क्या करना पड़ता है, 10 दिन पहले उन्हें नोटिस देनी होती है, वही लोग इस चीज क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों वो मंत्रियों से पूछे जाते हैं। और मंत्रियों से प्रश्न कौन पूछेगा भाई, सरकार के लोग तो पूछेंगे नहीं, तो जो प्राइवेट मेंबर होते हैं, यानी कि जो दूसरे दलों के जो सांसद होते हैं, ठीक है, मेंबर होते हैं, वो लोग प्रश्न पूछते हैं। तो इसमें मंत्रियों से प्रश्न पूछा जाता है, तो हम कह सकते हैं कि प्राइवेट मेंबर के द्वारा पूछा जाता है। अब जो प्रश्न पूछा जाता है वो 4 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने तरह के पूछे जाते हैं, 4 तरह के। एक हो गया आपका तारांकित प्रश्न, ठीक है, एक हो गया अतारांकित प्रश्न। तो पहले तारांकित और अतारांकित समझिए। देखिए तारांकित प्रश्न जो होता है दोस्तों, तो ये एक तरह से मौखिक प्रश्न होता है। ठीक है, एक मौखिक प्रश्न पूछा गया और उसका उत्तर भी मौखिक रूप से ही दिया जाना है। तो अगर हम आपसे कुछ मौखिक में पूछ रहे हैं, जैसे आपने पूछा हाउ आर यू, तो आपने कहा आई एम फाइन, फिर आपने पूछा एंड यू, फिर आपने कुछ आगे कन्वर्सेशन किया। तो इस तरह से अगर आपको किसी से या कुछ भी पूछते हैं तो आप जब मौखिक रूप से पूछते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप उससे अनुपूरक, जैसे कि आप उससे संतुष्ट नहीं हुए तो आप आगे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यानी कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यानी अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे आपसे किसी ने पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, तो आपने कहा भाई हम यूपी में रहते हैं, तो उतने से तो संतुष्ट नहीं हुआ। अच्छा यूपी में कहाँ रहते हैं, तो क्या हुआ, आपसे किसी ने प्रश्न पूछा, फिर उस प्रश्न का जो आपने जवाब दिया, फिर उससे वो पूरा नहीं हुआ तो उसका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन फिर से पूछा जाना। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, अनुपूरक प्रश्न। और ये तभी हो सकता है जब मौखिक रूप से ये बातचीत हो। ठीक है, तो ये होता है आपका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। तो एक सदस्य 5 प्रश्न ज्यादा से ज्यादा पूछ सकता है। एक सदस्य कितने प्रश्न पूछ सकता है, 5। और एक दिन में 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक दिन में कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं, 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा है दोस्तों अतारांकित प्रश्न। ठीक है, एक तो आपने देखा स्टार्ट क्वेश्चन यानी कि तारांकित प्रश्न, और एक होता है अतारांकित प्रश्न। ठीक है, तो अतारांकित प्रश्न क्या होता है, जैसे तारांकित प्रश्न जो होता है उसमें मौखिक रूप से पूछा जाता था। तारांकित में क्या हो जाएगा, अरे क्या हो गया, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो देखिए तारांकित प्रश्न में क्या था दोस्तों, तारांकित प्रश्न में क्या था
कि ये मौखिक रूप से पूछा जा रहा था, इसलिए इसका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ लिया जा रहा था। अतारांकित प्रश्न जो होता है इसमें आप मौखिक प्रश्न नहीं पूछ सकते क्योंकि ये लिखित रूप में पूछा जाता है। ऐसे जो प्रश्न होते हैं ये मंत्रियों के द्वारा पूछे जाते हैं और इसका उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है। तो जब लिखित रूप में दिया गया है तो आप उसको पढ़ेंगे, तो पढ़ के बाद में डिस्कशन करेंगे, तो वहां पे क्या होता है, अनुपूरक प्रश्न यानी कि सप्लीमेंट्री प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। तो एक दिन में 270 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अल्प सूचना प्रश्न क्या होता है, यानी शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन क्या होता है। तो ऐसे प्रश्नों का संबंध किसी लोक महत्व के तात्कालिक विषय से होता है जिसका उत्तर भी मौखिक रूप से दिया जाता है और इस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई लोक महत्व का तात्कालिक विषय है, कुछ ऐसा हो गया जो लोक महत्व का है और तुरंत उसको सॉल्व किया जाना आवश्यक है, तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो शॉर्ट नोटिस, यानी कि इसके लिए इन दोनों के लिए आपको क्या है, 10 दिन की नोटिस दे करके ही आप इसको पूछ सकते हैं। लेकिन अब कोई बहुत जरूरी है, भाई तुरंत घटना घटित हुई है, 10 दिनों तक इंतजार तो नहीं कर सकते, उसको टाला नहीं जा सकता है। तो इसलिए इस तरह के प्रश्न को जो है हम कम यानी कि 10 दिन से कम समय में भी इसको जो है नोटिस दे करके पूछा जा सकता है। ठीक है, अब जो चौथा वाला है, एक तो हो गया तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना और निजी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न। तो अभी तक ये जो प्रश्न पूछे जा रहे थे वो सब प्राइवेट मेंबर्स के द्वारा पूछे जा रहे थे, मंत्रियों के द्वारा, जो कि मंत्रियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है काम करने की। लेकिन इसके अलावा जो प्राइवेट मेंबर होते हैं, जो किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के सांसद हैं, तो उनको भी तो जिम्मेदारी दी गई है कार्य करने के लिए। तो अगर उनके कार्य से संबंधित कोई प्रश्न पूछना है वो किसी के भी द्वारा पूछा जा सकता है। तो ऐसे प्रश्न उन सदस्यों से पूछे जाते हैं जो मंत्री परिषद के सदस्य नहीं है किंतु किसी विधेयक, संकल्प या सदन के किसी विशेष कार्य के लिए वह उत्तरदायी है। ठीक है, तो किसी विशेष कार्य के लिए वो उत्तरदायी है, तो उससे उस कार्य से संबंधित प्रश्न उनसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं कि जो 0 आवर है, शून्य काल, यहां पे क्या होता है। तो अभी जैसा कि हम लोगों ने देखा कि 0 आवर का जो समय होता है वो कब से कब तक होता है दोस्तों, तो ये 0 आवर का समय 12 से 1 बजे तक होता है। ठीक है, शून्य काल का प्रावधान संसद की प्रक्रिया संबंधी नियमों में नहीं है। ठीक है, ये मीडिया की देन है जैसा कि मैंने कहा, और इसमें जो संसद सदस्य हैं बिना किसी पूर्व अनुमति के प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसी में सारा बवाल होता है, कुर्सी उठा के फेंकना, ये करना वो करना, वो सब तो आप लोग देखते ही रहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देख लिया कि ये जो संसद है इसमें किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग प्रस्ताव देख लेते हैं, मोशन और रिजोल्यूशन। जो संसद है, ठीक है, संसद में जो मोशन होता है ना, जो मोशन होता है संसद में, उसी से संसद की कार्यवाही आगे बढ़ती रहती है। ठीक है, तो मोशन और रिजोल्यूशन, तो जो रिजोल्यूशन है वो कुछ नहीं है, रिजोल्यूशन जो है वो मोशन का ही एक पार्ट है, यानी कि जो संकल्प है वो प्रस्ताव का ही एक पार्ट है। जो प्रस्ताव अपने आप में पूर्ण होता है वो संकल्प हो जाता है। ठीक है, तो जो प्रस्ताव है वो सदन के समक्ष लाया गया एक सुझाव होता है और जिसके माध्यम से सदन के निर्णय एवं राय को व्यक्त किया जाता है। यानी कि जो भी निर्णय संसद में लिया जाता है या किसी भी विषय पर चर्चा होती है वो वाद विवाद के द्वारा ही होती है। तो इसलिए जब भी कोई प्रस्ताव लाया जाता है, मोशन लाया जाता है, रेजोल्यूशन लाया जाता है, तो वो जो अध्यक्ष या सभापति होता है सदन का, उसकी सहमति से ही लाया जाता है। ठीक है, उसकी सहमति से ही लाया जा सकता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो संसद की कार्यवाही का संचालन है वो मोशन और रिजोल्यूशन के तहत ही होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, संसद को गति प्रदान करता है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें होता क्या है, जो प्रस्ताव लाया जाता है संसद की कार्यवाही को गति प्रदान करने के लिए, तो सबसे पहला काम होता है कि प्रस्ताव को पेश कर दिया गया। ठीक है, जो मंत्री हैं उनके द्वारा या फिर और प्राइवेट मेंबर के द्वारा भी लाया जा सकता है। तो प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया, फिर अध्यक्ष या सभापति के द्वारा प्रश्न प्रस्तुत किया जाता है, जो प्रश्न पहले से लाए गए हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सॉरी यहाँ पे तो पहले से नहीं लाया जाता है, तो प्रस्ताव लाया गया, प्रस्ताव से संबंधित प्रश्न प्रस्तुत किया जाता है अध्यक्ष या सभापति के द्वारा, और जब अनुमति प्राप्त होने पर वाद विवाद या चर्चा प्रारंभ हो जाती है। अनुमति कौन देता है, तो अनुमति कौन देगा, तो जो पीठासीन अधिकारी होगा वही अनुमति देगा। और फिर बाद में क्या होता है, सदन की स्वीकृति होती है या फिर फैसला होता है, उस पर वोटिंग करा ली जाती है। ठीक है, और वो पास हो जाता है या फिर
स्वीकृत होता है या फिर अस्वीकृत होता है। जो प्रस्ताव होता है वो 3 श्रेणियों में बटा होता है दोस्तों। एक पहला मूल प्रस्ताव होता है जिसे सब्सटेंटिव मोशन कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो होता है वो आपका स्थानापन्न यानी सब्स्टिट्यूट मोशन होता है, और तीसरा जो होता है सब्सिडरी मोशन होता है, सहायक प्रस्ताव होता है, ठीक है। तो जो मूल प्रस्ताव होता है अपने आप में पूर्ण होता है और इसकी निर्भरता जो होती है वो किसी अन्य प्रस्ताव पे, यानी कि अपने आप में पूर्ण है तो ये किसी दूसरे पे डिपेंड है ही नहीं। जो आपका दूसरा है स्थानापन्न प्रस्ताव, इसका नाम ही है सब्स्टिट्यूट मोशन, यानी कि जो आपका मूल प्रस्ताव के विकल्प के रूप में लाया जाता है, मूल प्रस्ताव के विकल्प के रूप में लाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट मोशन कहते हैं। और जैसा कि सहायक प्रस्ताव जो होता है, सब्सिडरी मोशन जो होता है, वो कैसा होता है, ये अपने नाम के अनुरूप ही ये अन्य प्रस्तावों पर आश्रित होता है। तो ये सब्सिडरी मोशन है, ये किसी की हेल्प के लिए यानी कि दूसरे पर डिपेंडेंट है। ये मूल प्रस्ताव ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है। और जो ये सब्स्टिट्यूट मोशन है वो मूल प्रस्ताव के सब्स्टिट्यूट के रूप में आता है। तो मूल प्रस्ताव में कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो मूल प्रस्ताव के अंतर्गत राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, जब राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, ठीक है, जब किसी भी वित्तीय वर्ष यानी किसी भी फाइनेंशियल ईयर की जब शुरुआत होती है संसद की, तो उसमें सबसे पहले अभिभाषण होता है राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट एड्रेस करता है, या फिर जब चुनाव के बाद जब पूरी की पूरी नई संसद क्रिएट होती है, नया संसद जब पहला सत्र होता है, पहले सत्र का जो शुरुआत होता है वो राष्ट्रपति के अभिभाषण से होता है, तो उसके ऊपर एक धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। स्थगन प्रस्ताव हो गया, यानी कि कोई लोक महत्व के मामले पर स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है, यानी कि जो चर्चा चल रही है उसको फिलहाल के लिए हटा दिया जाए और उस पर चर्चा की जाए। अभी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अविश्वास प्रस्ताव, लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति के निर्वाचन या पद से हटाने के संबंधी प्रस्ताव, या महाभियोग लाना हो राष्ट्रपति पे, तो ये सब अपने आप में मूल प्रस्ताव होता है, अपने आप में ये पूर्ण होता है, ठीक है। बाकी इन दोनों को हम लोगों ने देख ही लिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अब देखते हैं कि जो भी ये प्रस्ताव होते हैं वो क्या होता है, मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, ये किसी निजी सदस्य के द्वारा भी पेश किया जा सकता है, ठीक है, और मंत्री के द्वारा भी पेश किया जा सकता है। अब बात करें अगर हम विश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन, तो कॉन्फिडेंस मोशन कौन लाएगा, जो सरकार में है वही तो कॉन्फिडेंस मोशन लाएगा, वो दिखाएगा कि हम जो है बहुमत में हैं। तो कॉन्फिडेंस मोशन कौन लेके आता है, तो मंत्री परिषद की ओर से लाया जाता है, और संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जिक्र किया गया कि यह अनिवार्य है कि मंत्री परिषद को लोकसभा का विश्वास हासिल हो, ठीक है। तो जब बहुमत सिद्ध करना होता है तो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसका जिक्र कहा है अनुच्छेद 75 में ही, और इसे भी केवल लोकसभा में लाया जाता है। एक चीज ध्यान रखिए, जो विश्वास प्रस्ताव है ये लोकसभा में लाया जाता है, और अविश्वास प्रस्ताव भी लोकसभा में ही लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है, तो जो विपक्ष है, विपक्षी दल है, या जो सरकार के विपक्ष में है, वो लाते हैं अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। और अगर ये अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकार क्या हो जाती है, गिर जाती है, ठीक है। और लेकिन इस अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है, ठीक है। तो ये सरकार के खिलाफ लाया जाता है। जब लगता है कि सरकार जो है बहुमत में नहीं है, बहुमत उसका कम हो गया है, तो विपक्ष के द्वारा ये प्रस्ताव लाया जाता है। लेकिन इसके लिए जरूरी ये है कि कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, तभी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। और जब अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकार गिर जाती है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है सेंसर मोशन यानी कि निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव क्या है दोस्तों, निंदा जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि भाई निंदा करना है, तो निंदा किसकी करोगे, जो सरकार में होगा उसी की तो करोगे। तो ये हमेशा लोकसभा में ही लाया जाता है, ठीक है। और जब लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण, जैसे कि जब भी कोई प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है, तो उसको स्वीकार करना है या नहीं स्वीकार करना है यह निर्भर करता है पीठासीन अधिकारी पे। जैसे लोकसभा में लाना है तो स्पीकर के द्वारा, और अगर स्वीकार किया गया है इसको तो इसका कारण बताना जरूरी है, ठीक है। तो यह विपक्ष के किसी भी सदस्य के द्वारा लाया जा सकता है, ठीक है।
तो यह जो होता है प्रस्ताव मुख्य रूप से किसी मंत्री या मंत्रियों के समूह या संपूर्ण मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जाता है, जिससे उसकी नीतियों के प्रति, जो उनकी नीतियां हैं उनके प्रति असहमति व्यक्त की जा सके। यानी सरकार के किसी एक मंत्री के प्रति या मंत्री समूह के प्रति या पूरी सरकार के प्रति इसको लाया जा सकता है। और अगर ये प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो गया तो भैया बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो मंत्री परिषद के ऊपर दबाव बढ़ जाता है कि अब वह लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करे। ठीक है, तो उसको क्या होता है, विश्वास प्रस्ताव लाना होता है, ला करके उसे सिद्ध करना होता है। जाहिर सी बात है, जैसे मान लो कि अगर लोकसभा है, ठीक है, तो लोकसभा में सरकार किसकी होती है, जिसके पास बहुमत होता है, यानी कि 50% से ज्यादा सीटें उसके पास होती हैं या उसके समर्थन में होती हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर 50% से ज्यादा उसके समर्थन में है तो ये पास ही नहीं होना चाहिए ना। अगर निंदा प्रस्ताव यानी सरकार के विरोध में कोई चीज लाई जा रही है तो वो पास होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आधे से ज्यादा सीटें तो सरकार के पास है। लेकिन अगर पास हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि आधे से ज्यादा सीट सरकार के पास नहीं है, तो फिर अब उनको अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ता है। इसके बाद है विशेषाधिकार प्रस्ताव, प्रिविलेज मोशन। ठीक है, तो ये सदन के किसी भी सदस्य के द्वारा इसको पेश किया जा सकता है। और ये विशेषाधिकार प्रस्ताव कब, जैसे एक प्रिविलेज दिया गया है, संसद के प्रत्येक सदस्य को एक विशेषाधिकार प्राप्त है, लेकिन उस विशेषाधिकार का हनन अगर किया जाता है किसी मंत्री के द्वारा, ठीक है, या फिर किसी के द्वारा, तो किसी मंत्री के द्वारा अगर संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया जाता है तो यह प्रस्ताव लाया जाता है। तो मंत्री के व्यवहार की निंदा करने के उद्देश्य से यह प्रस्ताव किसी भी सदन में, देखिए जो निंदा विशेषाधिकार प्रस्ताव है ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन जो निंदा प्रस्ताव है ये केवल लोकसभा में लाया जाता है, क्योंकि जिम्मेदारी तो लोकसभा के प्रति है ना, बहुमत उनका लोकसभा में होना चाहिए। तो इन सब में डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कॉलिंग अटेंशन मोशन, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। अब भैया ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्या है, यानी ध्यान आकर्षण करना है। किसका ध्यान आकर्षण करेंगे, तो अगर कोई अविलंबी यानी कि बहुत कोई इंपॉर्टेंट जो है लोक महत्व का कोई विषय आ गया, ठीक है, कोई ऐसा आ गया जिसको जो है हमें बहुत जल्दी ही निपटाना है, तो ऐसे मामले जो होते हैं वो अध्यक्ष या सभापति की अग्रिम अनुमति से सदन का कोई भी सदस्य मंत्री के ध्यान आकर्षण के लिए प्रस्ताव किसी भी सदन में ला सकता है। ऐसी स्थिति में मंत्री क्या करेगा, तुरंत भाषण दे सकता है या किसी और दिन भाषण के लिए समय मांग सकता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। अब जैसे मान लीजिए पीईटी की परीक्षा हो रही थी, अब पीईटी की परीक्षा में इतने ढेर सारे एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए। अब इससे रिलेटेड कोई समस्या आ जाए तो अब भाई ये है कि इतने सारे बच्चे कैसे जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, उसके लिए आपने क्या व्यवस्था की, आपने उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की है, इतने सारे आपने एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। तो अब जो है अगर इस पे किसी को लाना हो कि नहीं भाई इसको तो अभी बहुत जरूरी है, इसको तुरंत लाना चाहिए, या इस तरह से, और भी ये तो बहुत सिंपल था हमने बता दिया, इस तरह से कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट इशू हो जाए, ठीक है, अविलंबी यानी कि उसको तत्काल लेना है, इसके लिए समय नहीं है, तो आप जो है ला सकते हैं। अब मंत्री उस पर तुरंत अपना स्पीच दे सकता है, अब फिर बाद में भी समय ले सकता है। ठीक है, एडजॉर्नमेंट मोशन क्या होता है, ठीक है, स्थगन प्रस्ताव क्या है, इसको लाने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। ठीक है, और ये पीठासीन अधिकारी की अनुमति से ही यह प्रस्ताव सदन में पेश किया जा सकता है। ठीक है, तो सदन का कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को पेश कर सकता है, चाहे वो कोई भी सदस्य ला सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि यह प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। यह ध्यान रखना है आपको कि लोकसभा में भी पेश कर सकते हैं और इसको राज्यसभा में भी पेश कर सकते हैं। तो कोई भी इंपॉर्टेंट इशू है, ठीक है, सदन की नियमित जो कार्यवाही चल रही है, ठीक है, उसको फिलहाल के लिए रोक दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप नियमित रूप से कुछ भी कर रहे हैं लेकिन कोई अर्जेंट वर्क हो जाए, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, रोज की जो भी कार्यवाही, सारे काम छोड़ करके आप तुरंत हॉस्पिटल लेकर के जाएंगे। तो इस तरह से अगर कोई मुद्दा आ जाता है तो वो सारे कार्य रोक दिए जाते हैं और इस पे चर्चा कर दी जाती है। ठीक है, चलिए, तो अगर ये पारित हो जाता है तो जो नियमित कार्यवाही है उसको रोक दी जाती है। अगर पास हो गया यानी कि 50% से ज्यादा लोग सहमत हो गए तो भाई ठीक है, इंपॉर्टेंट इशू है, इस पे पहले चर्चा कर लिया जाए। अब देखिए, स्थगन जो प्रस्ताव होता है इसमें एक ही मुद्दे को उठाया जा सकता है, ये नहीं कि बहुत सारे मुद्दे को उठा लो। तो इसमें क्या होता है, एक ही मुद्दे को उठाया जा सकता है,
एक ही मुद्दे को उठाया जा सकता है, एक से अधिक नहीं, और इसमें तात्कालिक और महत्वपूर्ण घटना को ही उठाया जा सकता है, और जो उठाया गया विषय है वो लोक महत्व का होना चाहिए। ठीक है, और इसमें कुछ चीजें हैं जो इसमें नहीं उठाए जा सकते, जैसे अगर कोई न्यायालय में विचाराधीन मैटर है मामला तो उस पर नहीं उठा सकते हैं। अगर संसदीय विशेषाधिकार से जुड़ा कोई मामला है तो उसको आप नहीं उठा सकते हैं। संसद में अगर पहले चर्चा हो चुकी है तो आप उसको नहीं उठा सकते हैं। जो अन्य प्रस्ताव से भी उठाया जा सकता है तो उसको आप यहां नहीं उठा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये कौन डिसाइड करेगा, तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा वही डिसाइड करेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब लगे कि नहीं ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट ही है, इसको उठाना ही चाहिए, तभी ये प्रस्ताव, तभी इसको जो है लाया जा सकता है, और ये जो है लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। ठीक है, तो जो भी पीठासीन अधिकारी होता है वही उसको चेक करता है और डिसाइड करता है कि ये लोक महत्व का है या नहीं है, तो इसके लिए लाया जाना चाहिए या नहीं लाया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्योंकि ये पूर्व अनुमति से ही लाया जाता है तो इस पर वोटिंग होती है, और अगर ये वोटिंग के थ्रू अगर ये पास हो जाता है तो फिर सबको छोड़ करके भैया इसी पे बात की जाए। इसके बाद आता है क्लोजर मोशन, समापन मोशन। इसे कटौती प्रस्ताव भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, कटौती प्रस्ताव भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन आता है, इसमें देखिए आपका कौन कौन आता है। कटौती प्रस्ताव कहते हैं इसे, और इसे सदन में चल रही चर्चा को समाप्त करने के उद्देश्य से लाया जाता है। ये जो चर्चा चल रही भैया इसको अब खत्म करो। ये चार तरह से हो सकते हैं: साधारण समापन प्रस्ताव, कंगारू समापन प्रस्ताव, घटकों द्वारा समापन प्रस्ताव, गुलोटीन समापन प्रस्ताव। तो जैसा कि इनके नाम से ही प्रकट हो रहा है, ये साधारण है, साधारण तरीके से आता है। कंगारू का मतलब जैसे कंगारू कूद कूद के चलता है तो कूद कूद के जल्दी जल्दी काम को निपटा लो। ठीक है, घटकों द्वारा यानी कि एक हिस्सा निपटा लो, फिर दूसरा हिस्सा, फिर दूसरा हिस्सा, इस तरह से। गुलोटीन समापन प्रस्ताव यानी एक ही बार में, गुलोटीन का मतलब खत्म कर दो, मार के खत्म कर दो, तो इस तरह से होता है। चलिए आगे देखते हैं। अनियत दिन वाले प्रस्ताव यानी कि नो डे एट नेम्ड मोशन, यानी कि अभी तक जिसके बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है वो वाले मोशन है। ठीक है, चलिए तो इसमें कौन है, अनियत दिन वाले प्रस्ताव, नो डे एट नेम्ड मोशन। तो इसमें क्या क्या आएगा दोस्तों, यह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा चर्चा के लिए स्वीकृत किया जाता है। कार्य मंत्रणा समिति से सलाह करके एवं सदन की कार्यसूची को देखने के बाद ऐसे प्रस्ताव के लिए तिथि निर्धारित की जाती है। यानी कि जो कार्य मंत्रणा समिति होती है इससे सलाह ली जाती है, और जो कार्यसूची है, जो पहले से सूची बनी हुई है, उसको देखा जाता है कि इसमें जगह है कि नहीं है, फिर उस तरह से उनको टाइम दिया जाता है। पॉइंट ऑफ आर्डर, ये क्या है, औचित्य प्रश्न, यानी कि ये जो प्रश्न होता है ये विपक्षी दलों के सदस्य के द्वारा लाया जाता है, और इसको लाने से सरकार को दबाव में लाने का प्रयास किया जाता है। इसको ला करके कि भाई जो सरकार है उसको दबाव में लाओ। ठीक है, सदन की कार्यवाही के संचालन के सामान्य नियमों का पालन न करने पर सदन के किसी सदस्य के द्वारा औचित्य प्रश्न के माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित किया जाता है कि जो नियम कानून है उस नियम के अनुसार सदन चलाया जा रहा है या नहीं चलाया जा रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर सरकार के ऊपर दबाव डालने के लिए लाया जाता है। ठीक है, अब देखिए नियम 377, नियम 377 क्या है, नियम 377 कहाँ गया भाई, ये थोड़ा सा जो है डिस्टर्ब कर देता है। नियम 377 क्या है, ये लोकसभा में लाया जाता है। कहां लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है, ऐसे मामले जो औचित्य प्रश्न न हो, जिन्हें प्रश्नकाल, अल्पकालीन चर्चा, स्थगन प्रस्ताव या किसी अन्य प्रस्ताव में नहीं उठाया जा सकता, उन्हें नियम 377 से उठाया गया। यानी कि एक नियम 377 बना दिया गया है, जितनी अब तक चर्चा की गई है उन सब में अगर उनको जगह नहीं मिली है, नहीं उठाया जा सकता है, तो ऐसे जो है ये केवल लोकसभा में, ये भी ध्यान रखना है कि यह लोकसभा में लाया जाता है, और वो जो है इस नियम 377 के अंतर्गत उठाया जाता है। ठीक है, तो स्पेशल मेंशन क्या चीज है, विशेष उल्लेख, यानी कि यह प्रस्ताव
राज्यसभा में उठाया जाता है। ये जैसे नियम 377 जो है लोकसभा के लिए है, उसी तरह से विशेष उल्लेख जो है वो राज्यसभा में उठाया जाता है, और यह लोकसभा में उठाए जा रहे हैं नियम 377 के समान ही है। तो बस इस क्लास में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू गाइज।